जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले हम लोग टॉपिक में झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश पढ़े थे। आज हम लोग इतिहास के इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए झारखंड में जो अंग्रेज लोग आए, उनकी जो आरंभिक गतिविधियां थी, उनके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो जाहिर सी बात है, अंग्रेज यहाँ आए तो उसका कुछ कारण होगा। पहले हम लोग उसके कारण को देखेंगे कि अंग्रेज आखिर झारखंड क्यों आया। हालांकि जो प्लासी का युद्ध होता है, उसका बक्सर का युद्ध होता है, तो बंगाल अंग्रेजों के अधीन रहा है और उसके मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से झारखंड का भी प्रभाव पड़ा है। लेकिन और इसका क्या कारण रहा होगा को जो झारखंड को उन्होंने झारखंड के प्रति इंटरेस्ट हुआ, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे अभी। तो आज का टॉपिक जो है हम लोग का झारखंड में अंग्रेजों की आरंभिक गतिविधियां। झारखंड में अंग्रेजों की आरंभिक गतिविधियां, ये आज के टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे कि झारखंड में जो अंग्रेज लोग आए, इसके कारण क्या था। हालांकि झारखंड में आने का इसका कारण कुछ और भी हो सकता है, लेकिन जो मेनली 3 कारण देखा जाता है झारखंड में उनके आगमन का कारण। आगमन के कारणों में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग ये देख सकते हैं कि झारखंड का जो क्षेत्र था, अगर हम लोग भारत की मैप को अगर हम लोग थोड़ा संक्षेप में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से इंडिया का मैप है, ठीक। कुछ इस तरह से इंडिया का मैप होगा और यहाँ पे हम लोग का झारखंड है, मान के चलिए। ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो ये वाला क्षेत्र झारखंड है, ठीक। इधर बंगाल है, इधर बिहार है, इधर यूपी है। तो झारखंड का ये जो क्षेत्र है, और इधर कौन सा, ये मराठा क्षेत्र है। ये कौन सा है, मराठा वाला क्षेत्र है। मराठा और अंग्रेज एक दूसरे का विरोधी थे, तो एक मराठा क्षेत्र होगा इधर। इधर झारखंड में छोटी छोटी देसी रियासत होने के साथ साथ झारखंड में पहाड़ पर्वत से मतलब पूरा घना जंगल था। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो अंग्रेज का आगमन होता है या आगमन के कारण में अगर इसमें आप चर्चा करें तो जो मराठा लोगों का जो यहाँ पे मराठा लोगों का, चूँकि ये बंगाल वाला किसका क्षेत्र है, ये अंग्रेज पहले ही इसको ऑलरेडी अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया था। कौन, अंग्रेज ने, किसको, वेस्ट बंगाल को, ठीक। बंगाल को इन्होंने कौन, अंग्रेजों ने कर लिया अपने ये में। अब मराठा लोग यहाँ तक आ जाते हैं, इधर आ जाते, तो चूंकि मराठा ये क्षेत्र है तो मराठा लोगों का जो एनर्जी है, वो लोग का जो पावर है, वो लोग को कम करने के लिए ये वाला क्षेत्र को अधिग्रहण करना जरूरी था। और ये कौन सा क्षेत्र है, ये झारखंड है। तो मराठों का जो प्रभावशाली है, उसको रोकने के लिए पहला होगा कारण, मराठाओं के प्रभावशालिता को रोकने के लिए पहला कारण होगा। दूसरा कारण ये होगा कि इधर जो आसपास झारखंड के बगल में जो आसपास के जो जमींदार क्षेत्र है, जमींदार लोग हैं, वो लोग क्या करते थे, सरकार को समय पर टैक्स नहीं देते थे। और जब टैक्स नहीं देते थे और उसको उगाही करने के लिए अंग्रेज के लोग आते थे, तो ये मान के चलिए अगल बगल के जो जमींदार है वो लोग कहाँ आ जाते थे, झारखंड में। झारखंड में क्यों आ जाते थे, क्योंकि यहाँ वन जंगल पर्वत है, तो यहाँ अंग्रेज लोग आ नहीं पाते थे उतनी जल्दी। तो वो लोग को जो जमींदार लोग जो यहाँ पे शरण लेते थे, उसको रोकने के लिए फिर झारखंड को मतलब अपने अधीन करना जरूरी था। तो जमींदारों या विरोधियों, जो अंग्रेजों का विरोधी होंगे, विरोधी दलों का झारखंड में शरण स्थल के रूप में उपयोग करना, तो इसको रोकना था,
किसको रोकना था? अंग्रेजों को। इसलिए यहाँ पे मतलब झारखंड को अपने क्षेत्र में लाना चाहते थे। तो पहला कारण हम लोग देख ले, मराठों का जो प्रभावशाली है उसको रोकना था। दूसरा हम लोग देखें जमींदारों या विरोधियों दलों का जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो मतलब युद्ध करते थे या फिर वो लोग को नुकसान पहुंचाते थे, तो वो लोग छुपने के लिए कहाँ आते थे? झारखंड आते थे। तो उसको ये करना था। तीसरा जो कारण है कि ये जो क्षेत्र है इधर से मान के चलिए, इधर दिल्ली है, इधर हम लोग का मराठा होगा, इधर सूरत है, तो यहाँ से इसको सीधे पार करने के लिए मतलब सीधा रास्ता एक सुगम और सुरक्षित रास्ता के रूप में उपयोग किया जाता था झारखंड को। सुगम एवं सुरक्षित, सुगम एवं सुरक्षित क्या बोलेंगे? सुगम एवं सुरक्षित रास्तों के उपयोग के लिए। तो ये मेनली 3 रीजन था जो झारखंड को मतलब अंग्रेज अपने क्षेत्र में लाने के लिए जो प्रयास कर रहा था। ये मेनली 3 रीजन था। हालांकि झारखंड को इन्होंने जो प्लासी का युद्ध होता है और बक्सर का युद्ध, ये दोनों के माध्यम से भी वो झारखंड को इनडायरेक्टली रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन मेन रीजन इनका था मराठों का प्रभावशाली को रोकने के लिए, जमींदारी और विरोधी दलों को जो वहाँ शरण स्थल के रूप में वहाँ रहते थे उसको हटाना था, और सुगम एवं सुरक्षित रास्तों का उपयोग करने के लिए झारखंड पर अंग्रेज लोग ध्यान दिए थे। तो इसी क्रम में जो ध्यान दिए उसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि झारखंड में किधर से आगमन होता है, अंग्रेजों का आगमन किस साइड से होता है, उसको हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो झारखंड का जो सिंहभूम क्षेत्र है, सिंहभूम क्षेत्र मतलब समझ रहे हैं हम लोग का जो कोल्हान होगा, कोल्हान के जो पूर्व साइड में होगा वो वाला क्षेत्र हम लोग का झारखंड के उधर से अंग्रेजों का आगमन होता है। तो अगर हम लोग झारखंड का मैप को अगर कुछ इस तरह से अगर हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं, अगर ये मान के चलिए झारखंड का मैप है, ये मान के चलिए झारखंड का मैप है, ठीक, कुछ इस टाइप से होगा झारखंड का मैप, ठीक दिख रहा है ना। तो अगर मान के चलिए झारखंड का मैप है और यहाँ पे अंग्रेजों का जो शुरुआत होती है, तो अंग्रेजों की शुरुआत इधर से होती है, किधर से? इस साइड से। ये लोग का ये रास्ता बनता है अंग्रेजों का। हम लोग डायग्राम के मतलब डायग्राम के साथ इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और एक बार देखने के बाद वो आसानी से हम लोग को समझ में भी आ जाए। तो अंग्रेजों का आगमन इधर से होती है, किधर से? ढालभूम। ये ढालभूम है, ये ढालभूम गढ़ है, ये वाला क्षेत्र ढालभूम। इधर सिंहभूम होगा, ये वाला क्षेत्र सिंहभूम। एक्चुअली सिंहभूम और ढालभूम ये सिंहभूम का ही एक क्षेत्र है। ये होगा हम लोग का कोल्हान। तो जो अंग्रेजों का जो आगमन होता है हम लोग का इधर ढालभूम गढ़ मतलब सिंहभूम का ही एक क्षेत्र है, इधर से शुरू होती है। अगर ऑप्शन में दिखता है कि ढालभूम गढ़ और सिंहभूम तो हम लोग मानेंगे सिंहभूम को, लेकिन अगर ढालभूम नहीं रहेगा तो हम लोग सिंहभूम को मानेंगे, ठीक। तो ये हम लोग का 1767 यहाँ पे आते हैं आगमन। कहाँ पे होता है? 1767। और यहाँ पे जो कोल्हान जो क्षेत्र है यहाँ पे जो हो जनजाति है, हो जनजाति लोग को 1837 में अंतिम रूप से मतलब पराजित करता है। तो इस तरह से अगर देखें मतलब अंतिम आ रहे कब? 1767 में आ रहे हैं, 1767 में आ रहे हैं अंग्रेज, और अंतिम रूप से शासन मतलब पूरे झारखंड में कब कर रहे हैं? 1837। तो दोनों का अंतर अगर देखा जाए तो करीब करीब जो होगा ये 7 दशक के आसपास होगा। 7 दशक मतलब मान के चल रही कितना है? 1837 और ये 1767। तो इस टाइप से देखिए तो 0 और इधर कितना हो रहा है? 6, 4 और 3, 7। तो करीब करीब मतलब 70 साल लगा पूरे झारखंड को कवर करने के लिए।
मतलब अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा भारत के इतिहास में या भारत में अंग्रेजों के आक्रमण के अगर हम लोग देखें कालखंड, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी क्षेत्रों को अगर करने लगा कंट्रोल तो झारखंड को लगा। करीब करीब 7 दशक तक लगा पूरे झारखंड, मतलब एक छोटी सी जगह, एक छोटे से झारखंड को पूरा ये करने के लिए 7 दशक लग गया और 70 वर्ष लग गया। ये हम लोग को समझना था। अब हम लोग आगे इसको चर्चा करेंगे कि पहले दालबुंगर में आता है, फिर उसके बाद कहाँ, फिर मतलब कौन कौन से क्षेत्रों में कोई किस तरीके से उसको आक्रमण करते हैं और उसको विजय करते हैं। तो उस विजय अभियान को हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे। अब तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को। तो अभी हम लोग थोड़ा चूँकि शुरुआत कर रहे हैं ढालबुम से ही, तो हम लोग ढालबुम जो है उसी को हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो ढालबुमगढ़ एक्चुअली जो सिंहभूम का ही क्षेत्र है, उसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले उनका जो अंग्रेजों का जो विजय अभियान है उसको हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक रहेगा हम लोग का सिंहभूम विजय। तो टॉपिक हम लोग का रह रहा है अंग्रेजों का झारखंड विजय, कि वो लोग किस तरह से झारखंड के लोगों को अपने अधीन स्वीकार किए, कैसे वो लोग को अपने अधीनस्थ बनाया, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और पहला जो टॉपिक होगा हम लोग का सिंहभूम के बारे में चर्चा करेंगे। सिंहभूम विजय, सिंहभूम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि सिंहभूम उस टाइम 3 भागों में डिवाइड हो गया था। तो सबसे पहले हम लोग जो चर्चा करेंगे वो हम लोग ढालभूम के राजा, यहाँ पे जो चर्चा करेंगे हम लोग ढालभूम के, क्योंकि शुरुआत कहाँ से हुई थी, सर्वप्रथम किधर से आए थे, आने वाला क्षेत्र कौन सा है, ढालभूम। ये लास्ट जो जेपीएससी था 10वीं जेपीएससी, उसमें भी पूछा था कि अंग्रेजों का जो आगमन है सबसे पहले किधर से हुआ है, तो किधर से हुआ है वो ढालभूम से। तो पहला जैसे समझ में आ गया क्वेश्चन किस टाइप से बनाता है। तो एक्चुअली जो ढालभूमगढ़ में जब आते हैं कौन आता है, फर्ग्यूसन। पहले ढालभूम के जो राजा है उसको बारे में हम लोग देख लेते हैं कि राजा यहाँ पे थे कौन, राजा यहाँ पे था जगन्नाथ ढाल। कौन थे, जगन्नाथ ढाल। जगन्नाथ ढाल यहाँ के राजा थे, कहाँ के, ढालभूम के। और उसको फिर विरोध करने के लिए कौन आते हैं, इधर हम लोग का फर्ग्यूसन आते हैं। कौन, फर्ग्यूसन। ये फर्ग्यूसन आते हैं 22 मार्च कब होगा, 1767 को, 22 मार्च 1767 को आते हैं। और जब ये फर्ग्यूसन इधर से आते हैं और ये दोनों का जब मतलब ये आता है, कहाँ पे आता है, घाटशिला में जब आते हैं तो ये पहले तो इनको विरोध किया, लेकिन उतने बड़े सिपाही को इन्होंने कंट्रोल नहीं कर पाया। कौन, जगन्नाथ ढाल। तो जगन्नाथ ढाल भाग गया, ढालभूमगढ़ से ये भाग गया। और जब भाग गया तो फिर फर्ग्यूसन ने जो घाटशिला का जो महल था उसको इन्होंने कब्जा कर लिया। और इसी क्रम में इनका भाई नींबू ढाल जो था, नींबू ढाल को पकड़ के फिर इसको राजा बना दिया गया। किसको, नींबू ढाल को। उसके बदले ये जो राजा बनाया गया, इसके बदले महीने में 5500 रुपया देना था। किसको, फर्ग्यूसन। और फर्ग्यूसन मतलब अंग्रेजों को। यहाँ सवाल ये आता है कि राजा क्यों नहीं बना अंग्रेज चाहता तो यहाँ राजा बन जाता, खुद वहाँ शासन कर लेता, लेकिन शासन क्यों नहीं किया वो, क्यों नींबू ढाल को यहाँ पे राजा बनाया। इसके पीछे कारण यही है, अगर झारखंड में या किसी भी क्षेत्र में अगर आते ही अगर वो राजा बन जाता है तो क्या होगा कि फर्ग्यूसन अगर आते ही यहाँ शासन करने लग जाता है तो यहाँ का जो आम आदमी होगा या फिर जो भी वहाँ पे शासक होंगे, क्या होगा, वो लोग पूरी तरह से विरोध करेंगे। किसकी, जो यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी होगा। तो उस विद्रोह से बचने के लिए इन्हीं लोगों के, इन्हीं के परिवार में जो राजा का विरोधी रहता है या राजा का जो सगे संबंधी है, जो बनना चाहता है शासक, तो उसको बना दिया जाता है ताकि कुछ हद तक उनका जो
रोके, इसका जो शोषण या जो इनका जो नुकसान है फर्ग्यूसन का वो रोक जाए, मतलब उसको कंपनी को कुछ नुकसान ना हो और पैसा भी आता रहे, क्योंकि पैसा तो हम मिल ही रहे 5,500 में साल भर में, तो ये भी आता रहे और कंपनी को अपना नुकसान भी ना हो। तो इसी कारण से अंग्रेज लोग पहले शासक या जो भी है शासन व्यवस्था में नहीं आते थे, बल्कि किसी क्षेत्र को जीतते थे और उन्हीं के अपने परिवार में किसी लोगों को वहाँ राजा बनाया जाता था, फिर वो उनसे टैक्स की उगाही करते थे। तो ये हम लोग को समझ में आ गया होगा। इतना जैसे समझ में आ गया, नींबू ढाल जब राजा बनता है और जब भागने के बाद क्या, अब जगन्नाथ ढाल ऐसा थोड़ी है कि वो अपना फिर दोबारा अपना स्थायित्व नहीं बना पाएगा या फिर वो बनाने का ट्राई नहीं करेगा। तो फिर जैसे ये हम लोग का जो 1768 के आसपास जब ये राजा बन जाता है 1767 में ही, तो उस टाइम फिर इधर से ये आक्रमण करना शुरू कर देता है। कौन आक्रमण कौन करता है? जगन्नाथ ढाल। किसको? अंग्रेजों को। और ये 1768 से लेकर आक्रमण शुरू कर देता है जगन्नाथ ढाल और अंततः 1777 में फिर इन्होंने दोबारा राजा बनता है। दोबारा राजा कौन बन रहा है? जगन्नाथ ढाल दोबारा राजा बनता है। कब? 1777 में। कब? ढाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप, क्योंकि अंग्रेजों को लगा कि नींबू ढाल से नहीं हो पाएगा, वास्तव में जो विद्रोह कर रहे हैं वो जगन्नाथ ढाल का उनमें पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, तो फिर दोबारा इसको शासक बनाया जाता है। तो इस तरह से कहानी था ढाल भूमगढ़ वाला। हालांकि इसको हम लोग ढाल विद्रोह में भी और चर्चा करेंगे, अभी इतना ही काफ़ी है। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप लोग। आगे हम लोग ये ढाल भूमगढ़ के बारे में हम लोग देख लिए, सिंहभूम का ही एक क्षेत्र है। अब हम लोग चर्चा करेंगे सिंहभूम का अपना जो क्षेत्र है, सिंहभूम का जो क्षेत्र है पोरहाट में जो सिंह वंश है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पोरहाट के सिंह वंश। पोरहाट के सिंह वंश में एक्चुअली यहाँ का जो शासक था उसका नाम था जगन्नाथ सिंह। इसका भी नाम जगन्नाथ सिंह ही है, जगन्नाथ सिंह, लेकिन ये चौथा नंबर के है और यहाँ पे सिर्फ जगन्नाथ ढाल था। तो जगन्नाथ सिंह से भी इनका मतलब विरोध होता है, किसका? अंग्रेजों का। और इसी क्रम में इनको विरोध करने के लिए कैप्टन फॉरविस आता है। कौन आता है? कैप्टन फॉरविस। कैप्टन फॉरविस के साथ इसका मतलब विरोध होता है और हालांकि बाद में फिर इसको भी जीत लेता है। कौन? कैप्टन फॉरविस। और इस तरह से जैसे ही जीतता है तो इसके बीच में फिर संधि बनता है 1773 में। 1773 में संधि होता है दोनों के बीच। किसके साथ? जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के साथ। लेकिन पोरहाट में और एक चीज़ देखने को मिलता है हम लोग को कि यहाँ से जो जगन्नाथ सिंह चतुर्थ है उसके बाद जो घनश्याम सिंह बनता है राजा, घनश्याम सिंह जब राजा बनता है तो फिर अंग्रेजों को 101 रुपया देने का वादा करता है। कितना? 101 रुपया, मतलब जो दक्षिणा देता है उस टाइप से देने का वादा करता है घनश्याम सिंह। तो घनश्याम सिंह कौन से वंश से संबंधित है? पोरहाट के सिंह वंश से। और ये जब अंग्रेजों को यहाँ शासन कर रहा तो कितना दे रहा है ये? 101 रुपये। इतना हम लोग को देखना था। आगे हम लोग चर्चा करेंगे सरायकेला के टाइम जो हो जनजाति लोग का है, कोल्हान क्षेत्र में कौन सा है? कोल्हान में हो जनजाति ही है ना। और इसी को लकड़ा, अंग्रेजों लोग इसको लोकड़ा हो कहते थे। लोकड़ा हो मतलब लड़ाका, जो मतलब झारखंड में एकमात्र ऐसा जनजाति है जो कभी भी अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार नहीं की थी। वो जनजाति कौन है? हो जनजाति। सबसे पहले मतलब ढाल भूमगढ़ आता है, लेकिन इसको जीतने के लिए 1837 तक इंतजार करना पड़ा था। विल्किंसन रूल आता है, वो सब करने के बाद इसको जीत पाता है पूरी तरह से कोल्हान को, क्योंकि कोल्हान का भी अपना स्वीकार किया ही नहीं अंग्रेजों का शासन को। तो ये लोकड़ा हो किसको बोला जाता है? कोल्हान को। कोल्हानों के इसी टाइम मतलब जो लड़ाई होता था तो 1833 में इसके लिए मतलब जैसे एक बार जीतते थे
जैसे मान के चलिए जो रोरो नदी का जो युद्ध होता है, कौन से नदी का? रोरो नदी। (1820) में रोरो नदी में युद्ध होता है। आप लोग कमेंट करके ये बताना है कि रोरो नदी किसकी सहायक नदी है। तो जो रोरो नदी में युद्ध होता है तो उस टाइम जो कैप्टन यहाँ का था, कहाँ का? सॉरी, कैप्टन जो यहाँ का था मेजर रफसेस। मेजर रफसेस, ये मेजर रफसेस कौन है? यहाँ का पुलिस का जो लीड कर रहा था सैनिकों का, मेजर रफसेस ने यहाँ पे रोरो नदी के किनारे क्या करता है? लड़ाई करता है। लड़ाई होने के बाद इसमें अंग्रेजों का मतलब अंशतः विजय होता है। और बाद में फिर जैसे 1820 हुआ, फिर 1832 के आसपास 31-32 में फिर जो हो विद्रोह होता है, कोल विद्रोह होता है। तो जो कोल विद्रोह होता है तो उस टाइम क्या हुआ कि मतलब 1832 में जो विद्रोह होता है उस विद्रोह को रोकने के लिए और अस्थायी रूप से रोकने के लिए अंग्रेजों ने अध्ययन किए कि आखिर क्या प्रॉब्लम है कि ये लोग को बार बार ये लोग पराजित हो रहे हैं या फिर हम लोग का भी पराजित हो रहे हैं, फिर ये विद्रोह कर रहे हैं। तो इसका मतलब अस्थायी रूप से निदान को देखते हुए ये लोग को कहा कि नहीं, ये लोग का जो शासन व्यवस्था है, आदिवासी शासन व्यवस्था जो है, उन लोग को वो दिया जाए। तो इसी क्रम में फिर विल्किंसन रूल बनता है, एक विल्किंसन रूल। और ये अभी भी विल्किंसन रूल अभी भी मतलब इसकी मांग होती रही है विल्किंसन रूल के बारे में। तो ये 1833 में बनता है विल्किंसन रूल। कब बनता है? 1833 में। और इसी रूल के तहत मुंडा मान की व्यवस्था को अभी चलाया जाता है। इसी में मतलब जो संरक्षण दिया, किसको दिया संरक्षण? मुंडा मान की शासन व्यवस्था को। मुंडा मान की शासन व्यवस्था को किस में संरक्षण दिया? विल्किंसन रूल के तहत। और जब मुंडा मान की शासन व्यवस्था को संरक्षण दी गई तो उसके बाद फिर मतलब हो जनजाति के लोगों के द्वारा दोबारा अंग्रेजों पर मतलब आक्रमण करना सही नहीं समझे, क्योंकि ये लोग का अपना रोल को, अपना शासन व्यवस्था को अंग्रेजों ने स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तो इस तरह से हम लोग जो सिंहभूम जो है, सिंहभूम में हम लोग तीनों पार्ट को हम लोग चर्चा कर लिए धीरे धीरे। आगे हम लोग अभी चर्चा करेंगे दूसरे वंश के बारे में और वो रहेगा हम लोग का छोटनागपुर। एक सीरियल सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे। तो अभी छोटनागपुर के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, हालांकि इसमें उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो छोटनागपुर का जो नागवंश था, छोटनागपुर का कौन सा वंश था? नागवंश। और उस टाइम जो शासक था वो दर्पनाथ शाह थे। कौन थे? दर्पनाथ शाह। तो जो दर्पनाथ शाह था उन्होंने स्वीकृति मतलब आत्मसमर्पण कर लिए थे अपने आप ही। तो छोटनागपुर में हम लोग विजय अभियान करते हैं, किसका? अंग्रेजों का। तो यहाँ हालांकि जो शासक था नागवंश का, कभी कभी इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि नागवंश का शासक कौन था उस टाइम जब अंग्रेज आए थे, तो ये भी हम लोग को याद रखना जरूरी है। तो नागवंश शासक था कौन था यहाँ? दर्पनाथ शाह। तो दर्पनाथ शाह जो थे ये दर्पनाथ शाह कहाँ के शासक थे? ये नागवंशी शासक थे दर्पनाथ शाह। और इस टाइम जो अंग्रेजों के सेनापति था, अंग्रेजों के सेनापति कौन थे? अंग्रेजों के सेनापति यहाँ पे थे हम लोग का जैकब कैमक। जैकब कैमक क्या है? यहाँ पे अंग्रेजों का सेनापति है। और ये दोनों में जो संधि होती है, एक मिनट, ये दोनों के बीच संधि होती है। किसके किसके बीच? दर्पनाथ शाह और जैकब कैमक के बीच, ये दोनों के बीच संधि होती है। वो संधि के टाइम मतलब ये
अपने तरफ से स्वीकार कर लिया था, अंग्रेजों का अधीन इन्होंने स्वीकार कर लिया था, और बोला था कि हम कुछ पैसे दे देंगे, मतलब वार्षिक रूप से, और पैसे देने की बात करता है 12,000 रुपया। कितना? 12,000 रुपया वार्षिक रूप से इन्होंने 12,000 रुपये पैसे देने की बात करते हैं। किसको? अंग्रेजों को। अंग्रेजों को कितना? 12,000 पैसा देने की बात करते हैं। कौन? दर्पनाथ शाह। हालांकि जब ये संधि होती है, लेकिन जो जेकब केमक है, ये जब संधि करने गए थे, संधि मतलब एक दूसरे से मिलने गए थे, डेटिंग में गए होंगे, तो ये मान के चलिए ये टोपी पहन के गया था। कौन? अंग्रेज का अधिकारी है तो टोपी पहनेगा, और ये पगड़ी पहन के गए थे। कौन? दर्पनाथ शाह। अंग्रेज जो ये थे, कैप्टन जो थे जेकब केमक, इन्होंने टोपी पहन के गया था, और ये पगड़ी में, इनकी पगड़ी में एक हीरा लगा हुआ था, हीरा था इसके पगड़ी में। और ये नॉर्मल टोपी है, ऐसे भी इन लोग उतना महंगा यहाँ कुछ यूज नहीं करते, क्योंकि जितना पैसा बचता अपना ब्रिटेन भेज देते थे, अपना देश। तो जेकब केमक को लगा कि इनके पगड़ी में हीरा है, और चूंकि ये अब टोपी पहने, इसके टोपी तो 50-60 रुपये का मान के चले, और यहाँ पे इनका हीरा है, तो ये बोला कि हम लोग तो संधि हो गए, तो संधि को हम लोग कैसे मतलब जानेंगे कि हम लोग संधि हुए। तो ये चालाकी क्या किया कि बोलते हम लोग टोपी और जो हम लोग का जो मुकुट है, सिर में जो मुकुट है, उसको हम लोग अदला बदली करेंगे। तो टोपी को इसको दे दिया। किसको? टोपी इसको दे दिया गया, दर्पनाथ शाह को। और ये भला था, भला मतलब ऐसे भी झारखंड के लोग भोला वाला ही होता है, तो भला था, इन्होंने अपना दे दिया, अपना हीरा दे दिया इसको। क्या कर दिया? अपना हीरा दे दिया इसको, और इन्होंने टोपी दे दिया है। ये चालाक था, अपना हीरा ले लिया। पगड़ी से थोड़ी इसको प्रेम है, या यहाँ के कल्चर से इसको प्रेम है, यहाँ के कल्चर से कुछ लेना देना नहीं है, इसको चाहिए था हीरा, और ये हीरा ले लिया जेकब केमक। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि पगड़ी और टोपी का जो संधि हुई थी वो किन किन के बीच हुई थी? तो दर्पनाथ शाह और कैप्टन जेकब केमक। तो इतना समझ में आ गया। और ये हम लोग को छोटनागपुर में बस यही हम लोग को पढ़ना था। 12,000 इसको मंथली देना था सेनापति को, मतलब अंग्रेजों को, और दर्पनाथ शाह का जो पगड़ी था वो भाला भाला उसका हीरा लेके चला गया जेकब केमक। अब हम लोग चर्चा करेंगे दूसरे, और हम लोग छोटनागपुर भी देख लिए। अब हम लोग चर्चा करेंगे रामगढ़ और हजारीबाग वाला जो क्षेत्र है उसके बारे में। रामगढ़ और हजारीबाग। तो रामगढ़ और हजारीबाग वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे मतलब पहले से मानभूम जो क्षेत्र था उसके तहत हम लोग देखेंगे। तो उसमें जो था, हम लोग सबसे पहले अगर देखें हजारीबाग और मानभूम क्षेत्र में, तो यहाँ भी जो नेतृत्व कर रहे थे रामगढ़ और एजेड भी, यहाँ पे भी जो अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहे थे वो जेकब केमक ही था। कौन था? जेकब केमक। जेकब केमक ही था। कौन? अंग्रेज अधिकारी। अंग्रेज अधिकारी कौन थे? जेकब केमक ही था। और रामगढ़ में वहाँ पे उन्होंने शासन व्यवस्था जो था उसको चलाने के लिए गए थे। तो लोग को मतलब वहाँ पे जो शासक था, रामगढ़ का जो तत्कालीन राजा था मुकुंद सिंह थे। कौन थे? मुकुंद सिंह थे। इन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया था इसको, कैप्टन जेकब केमक को। तो जैसे उन्होंने ये कर लिया था, तो उसी टाइम इनको 30,000 रुपया मतलब साल भर में देने का वादा किया था। कितना? 30,000। किसको देने का वादा किया था? अंग्रेज अधिकारियों को। कौन? मुकुंद सिंह ने। ये हम लोग कैप्टन जेकब के हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट यहाँ है कि उस टाइम हजारीबाग या रामगढ़ को उस टाइम शासक कौन था? तो मुकुंद सिंह। और उस टाइम कौन थे यहाँ पे? अंग्रेज अधिकारी कौन थे? जेकब केमक। तो हम लोग के दो ही पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 30,000 याद रहे तो अच्छी बात है, लेकिन इसको बार बार देखने से याद रह जाएगा। तो आगे हम लोग चलते हैं मुकुंद सिंह के बारे में इसमें देखते हैं। और जो मालगुजारी देने की निर्धारित की गई थी 30,000, और कैप्टन जेकब ने
1773 को 3-4 राज्यों को मिलाकर रामगढ़ राज्य का गठन करता है। रामगढ़ जिला का, सॉरी, रामगढ़, पलामू और छोटानागपुर खास। तो रामगढ़, पलामू और छोटानागपुर खास, अच्छा घास हो गया, सॉरी, छोटानागपुर खास, जो ये 3 क्षेत्र है, 3 क्षेत्रों को मिलाकर 1773 में जेकब केम्प ने क्या बनाता है? रामगढ़ जिला। रामगढ़ जिला, रामगढ़ जिला का कब गठन होता है? अंग्रेज अधिकारी कौन अंग्रेज अधिकारी करते हैं? जेकब केम्प ने 1773 को। और इस तरह से अगर हम लोग देखें तो 1774 को विधिवत रूप से जो रामगढ़ का राजा बनता है, विधिवत रूप से रामगढ़ का राजा बनता है यहाँ पे ठाकुर तेज सिंह। कौन? ठाकुर तेज सिंह। ठाकुर तेज सिंह ये क्या है? मतलब रामगढ़ का राजा मान जाता है विधिवत रूप से 1774 को, आफ्टर रामगढ़ जिला बनने के बाद। और रामगढ़ जिला कब बनता है? 1773 में। कौन बना रहा है? जेकब केम्प बना रहा है। तो इतना हम लोग देख लिए रामगढ़ और हजारीबाग के बारे में। अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे मानभूम के बारे में, धनबाद के बारे में। ये रामगढ़ हजारीबाग हो गया ना, अब हम लोग धनबाद के बारे में चर्चा करेंगे। जो धनबाद क्षेत्र था, ये भी जो या धनबाद या मानभूम जो क्षेत्र है, ये भी वही था अंग्रेज अधिकारी जो सबसे पहले झारखंड में अंग्रेजों का आगमन करवाया था। अर्थात कौन था? फर्ग्यूसन। तो फर्ग्यूसन जो व्यक्ति थे, जो अंग्रेज अधिकारी थे, वो झारखंड में पहली बार उन्होंने आगमन करवाया था अपने सेना को। तो उन्होंने ही जो धनबाद विजय है, धनबाद में भी वही थे। कौन? फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन कहाँ पे थे? ये भी धनबाद में ही थे। 1767 में इसको ये करते, 1767 मतलब सेम साल, क्योंकि 1767 में दालभूमगढ़ भी गया था और मानभूमगढ़ में भी इनका था मानभूम। तो दोनों 1767 में दालभूम भी था और मानभूम भी फर्ग्यूसन का। और इन्होंने धनबाद क्षेत्रों को मतलब विजिट करता है और यहाँ पे इसको और कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे फिर थाने का ये करता है, थाना बनाता है, थाना का निर्माण करता है। कौन? फर्ग्यूसन। और फर्ग्यूसन थाना 2 जगह पे बनाते हैं। पहला एक जो है इनका थाना बलरामपुर में है, बलरामपुर अभी वर्तमान में हम लोग इसको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। और जो दूसरा जो बनाता है वो हम लोग का तुमजोर में क्या बनाता है? थाना है 2। तो 2 थाना कौन कौन सा है? एक बलरामपुर और एक तुमजोर। तो बलरामपुर में जो बनाया था, जिसके सहयोग से वो था, ग्राहम था इसके सहयोग में। और तुमजोर में जो था उसका सहयोग दिया था फर्ग्यूसन का, ताकि यहाँ कंट्रोल अच्छा से करे। उसमें था ये गुडियार। क्या था? गुडियार। तो ये हम लोग देख लिए ये धनबाद के बारे में या मानभूम के बारे में कि अंग्रेजों का विजय कैसे होता है मानभूम में। तो हम लोग फर्ग्यूसन में 1767 में आते हैं, फिर यहाँ विजय करते हैं और उसी कंट्रोल को और बढ़ाने के लिए, अपनी नियंत्रण क्षमता को और मजबूत रखने के लिए इन्होंने थाना बनाता है। जो अभी थाना हम लोग देखने को मिलते हैं, तो एक बलरामपुर थाना का निर्माण करता है और एक तुमजोर में एक थाना का निर्माण करता है। बलरामपुर वाला जो क्षेत्र है वो ग्राहम है और तुमजोर वाला क्षेत्र है वो गुडियार है। तो हम लोग को मानभूम में हम लोग को इतनी सारी पढ़नी थी। आगे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिर मानभूम के बाद हम लोग संथाल परगना के बारे में एक बार चर्चा करेंगे और उसके बाद हम लोग सरायकेला खरसुआ के बारे में चर्चा करते हुए अंग्रेजों के विजय के अभियान को हम लोग स्थगित करेंगे। और आगे हम लोग बाकी जो क्षेत्रीय और भी जो विद्रोह होने के कारण था उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे संथाल परगना वाले क्षेत्र में। संथाल परगना, अच्छा, संथाल परगना के बाद हम लोग पलामू में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि पलामू वाला क्षेत्र हम लोग का छूटा है।
तो संथाल परगना एक्चुअली ये हम लोग का झारखंड में अगर देखें तो ये वाला क्षेत्र है झारखंड का, इधर बिहार है और इधर वेस्ट बंगाल है। और जब ये प्लासी का युद्ध होता है 1757 में और बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, जब दोनों में अंग्रेजों की विजय होती है, तो उस समय ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाए कि ये उस टाइम अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया था, अधीन में आ गया था ये वाला क्षेत्र अप्रत्यक्ष रूप से। तो अब हम लोग ये अप्रत्यक्ष रूप से देखे थे। फिर थोड़ा अभी हम लोग ये चर्चा करेंगे कि जब 1767 के आसपास यहाँ का उस टाइम शासक कौन थे और इस शासक को या फिर जो यहाँ के बंगाल का नवाब थे उसको किसने नियंत्रण करता है, अंग्रेज अधिकारी कौन थे, उसको हम लोग संक्षेप में चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम लोग देखें उस टाइम, तो यहाँ पे जो था 67 के आसपास मीर कासिम जो बंगाल का नवाब थे, कौन, मीर कासिम, मीर कासिम बंगाल का नवाब थे और बंगाल के क्षेत्र में संथाल परगना भी आता। और उस टाइम अंग्रेज अधिकारी जो थे, अंग्रेज अधिकारी जिसके साथ इसका मतलब लड़ाई होता था, उसका नाम था मेजर एडम्स, मेजर एडम्स। ये अंग्रेज अधिकारी है और ये दोनों को उधवा नाला के किनारे, उधवा झील, उधवा नाला जो है वहाँ किनारे दोनों की लड़ाई होती है और इसमें इसका विजय होता है। किसका, मेजर एडम्स। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि संथाल परगना में अंग्रेज अधिकारी कौन थे, तो कौन होगा, मेजर एडम्स। इतना ही हम लोग को समझना है। आगे अगर हम लोग देखें संथाल परगना में, तो यहाँ 1767 में राजमहल में अंग्रेजों ने एक व्यापारिक एजेंसी की स्थापना करता है। कहाँ, कब, 1767 के आसपास, हाँ 17, एक मिनट एक डेट कंफर्म नहीं हो रहा है, उसको एक बार देख ले रहे हैं, उसके बाद बताएंगे। तो यहाँ पे जो अंग्रेजों का मतलब अंग्रेज एजेंसी का यहाँ गठन होता है, अंग्रेज एजेंसी का गठन होता है। अच्छा, और एक मिनट हम लोग एक स्किप कर दिए, जो हो विद्रोह होता है और हो विद्रोह होने के बाद वहाँ का जो क्षेत्र है उसको 1837 के आसपास, 1837 में उसको पश्चिमी, एक मिनट, दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन किया जाता है। दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी, हो विद्रोह का जो हो जनजाति का विद्रोह होता है, उसके बाद उसमें कौन सा आता है, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी। हालांकि हम लोग जब हो विद्रोह पढ़ेंगे तो उस टाइम ये सब चर्चा करेंगे दोबारा से, तो इतना अभी उस टाइम देखने से भी चलेगा ये। तो संथाल परगना वाला समझ में आ गया। अब हम लोग चलेंगे पलामू में। कहाँ पे, पलामू जिसे अंग्रेज अपना छोटनागपुर का प्रवेश द्वार मानता था। किसको, पलामू को। तो पलामू ये वाला क्षेत्र है। तो पलामू को अंग्रेज क्या बोलते हैं, छोटनागपुर का प्रवेश द्वार किसको मानते थे, पलामू को। कौन, अंग्रेज अधिकारी लोग। तो अब हम लोग थोड़ा पलामू के बारे में चर्चा करेंगे। एक्चुअली यहाँ जो चित्रजीत राय, चेरो वंश का यहाँ शासन चलता है। चेरो वंश के यहाँ पे चित्रजीत राय थे। कौन, चित्रजीत राय थे और इनके सहयोग में थे, इनका जो दीवान था उसका नाम था जयनाथ सिंह। ये था राजा और ये था जयनाथ सिंह जो थे ये दीवान थे। किसका, ये दीवान थे किसका, चित्रजीत राय का।
चित्रजीत राय जो थे यहाँ पे, जो मतलब शासक था, उसको मार के चित्रजीत राय राजा बनता है। ये मारता है जयनाथ सिंह ने, और राजा किसको बनवाता है? चित्रजीत राय को। लेकिन जिस शासक का मतलब जो, एक मिनट, हाँ, जो शासक जो जयकृष्ण राय, ये जयकृष्ण जो राय है, ये जो जयकृष्ण राय है, जयकृष्ण राय शासक था, लेकिन इन्होंने इसको मार डालता है। किसको मारता है? कौन? चित्रजीत राय ने, ये दोनों मिलके। अब इन्होंने मरने के बाद इस राजा के गद्दे में कौन बैठा? ये चित्रजीत राय राजा बनता है। अब इसका पोता गोपाल राय, कौन? इसका पुत्र जो है गोपाल राय, गोपाल राय आते हैं, और गोपाल राय आते, ये अंग्रेजों से बात करता है। किससे? अंग्रेजों से बात करता है। और अंग्रेजों से मतलब ये, मतलब अंग्रेजों का क्या है? ये फूट डालो, राज करो। अंग्रेजों का पॉलिसी वही था ना, तो एक दूसरे से लड़ाओ और राज करो। तो गोपाल राय से मतलब बात हो गई, और इन्होंने बोला कि ठीक है, चित्रजीत सिंह को, सॉरी, जो चित्रजीत राय है इसको हम लोग हराएंगे, और गोपाल राय आपको यहाँ का शासक बना देंगे, पलामू का। बदले में क्या करना है? आपको पैसे देते रहना है, आपको वसूली देना है। कौन देगा? ये गोपाल राय देगा। और कितने देने की बात कही गई है? अच्छा, पैसे की बात कुछ नहीं है, बस इन्होंने कहा कि अपना मतलब शासन आपको दे देंगे, अंग्रेजों को, गोपाल राय को। और इस क्रम में फिर मतलब युद्ध होता है चित्रजीत राय और अंग्रेजों का। किस किस के बीच युद्ध होता है? चित्रजीत राय और अंग्रेजों का। और ये कहाँ पे होता है उसको हम लोग देखेंगे, और उस युद्ध का नाम क्या है उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चेतमा का युद्ध कहा गया इसको। किसका युद्ध? चेतमा एक जगह है, चेतमा का युद्ध। चेतमा का युद्ध कहाँ पे है? चेतमा का युद्ध जो होता है किन किन के बीच होता है? चित्रजीत राय और अंग्रेजों के बीच ये होता है चेतमा का युद्ध। और इस टाइम जो अंग्रेज जो अधिकारी थे उसका नाम था जेकब केमक। क्या नाम था? जेकब केमक। जेकब केमक, ये हम लोग का अंग्रेज अधिकारी था, और चित्रजीत राय लोगों के साथ लड़ाई होती है। अंततः अंग्रेजों की जीत होती है, और शासक कौन बनता है? गोपाल राय। हालांकि उसके बाद चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह और भी मिलके इस पर मतलब लड़ाई करते हैं, वो हम लोग चेरो विद्रोह में चर्चा करेंगे बाद में। तो आगे हम लोग देखेंगे। फिर अंतिम रूप से जो देखना है हम लोग का सरायकेला वाला क्षेत्र, कि सरायकेला वाला क्षेत्र एक्चुअली विजय क्या, वहाँ तो पहले से ही अंग्रेजों के साथ रहते थे। जो सरायकेला का जो रियासत है वो पहले से ही अंग्रेजों के साथ रहे हैं। 1857 की बात हो, या जो भी महत्वपूर्ण प्लासी का युद्ध हो, या बक्सर का युद्ध, तीनों में अंग्रेजों के साथ रहे हैं सरायकेला की रियासत। सरायकेला खरसवां की रियासत। विक्रम सिंह इसका गठन करता है। विक्रम सिंह कौन है? ये संस्थापक है। विक्रम सिंह संस्थापक है, और ये लोग अंग्रेजों को हमेशा से पहले से ही साथ देते आ रहा है। अंग्रेजों का साथ किस किस में दिया है? प्लासी के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में, और 1857 के युद्ध में। तीनों में अंग्रेजों का सहयोग किया है। कौन? सरायकेला के जो राजा थे ये लोग सहयोग किए हैं। तो ये मतलब सरायकेला जो है ये एकमात्र जो झारखंड का एकमात्र देसी रियासत अंग्रेजों के टाइम में था, देसी रियासत। तो ये हम लोग इतना ही सरायकेला खरसवां के बारे में हम लोग को जानकारी रखनी थी। तो इस तरह से हम लोग आज झारखंड में जो अंग्रेजों का आरंभिक गतिविधि है उसको हम लोग चर्चा किए। जाते जाते हम लोग और एक दो पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि जो मतलब ये आक्रमण करते थे ये लोग, जो मतलब राज को अपने पास रखते, तो उसको बनाए रखने के लिए एक एजेंसी का भी तो जरूरत पड़ता है। तो इसी क्रम में लोग एजेंसी भी एक बनाए थे पहाड़ी असेंबली के रूप में।
क्लीवलैंड। क्लीवलैंड ने झारखंड में कौन सा पहाड़ी असेंबली का निर्माण किया था? कौन? क्लीवलैंड ने। कहाँ पे? झारखंड में पहाड़ी असेंबली का गठन किया गया था। और झारखंड में एक मतलब यहाँ का जो शासन व्यवस्था उसको विस्तार रूप से चलाने के लिए, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए रॉबर्ट ब्राउन ने यहाँ पे मतलब योजना बनाया था। कौन? रॉबर्ट ब्राउन ने योजनाएं बनाया था। कौन? रॉबर्ट ब्राउन ने इस क्षेत्र में योजना बनाए थे कि यहाँ की शासन व्यवस्था को कैसे चलाया जाए। और ये हुआ था 1778 को। कब? 1778 को। तो जो 1778 को ये बनाया गया था रॉबर्ट ब्राउन द्वारा, कौन सा योजना बनाया था कि झारखंड में कैसे शासन व्यवस्था चलाना है। क्लीवलैंड ने पूरा झारखंड में एक पहाड़ी असेंबली का गठन करता है। और इस तरह से हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग अंग्रेजों का झारखंड अभियान या झारखंड के संदर्भ में जितने भी विजय अभियान चलाए थे उसके बारे में हम लोग चर्चा किए। तो आगे वाले जो वीडियो है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि झारखंड में ईसाईकरण कैसे हुआ, ईसाई मशीनरी कैसे आए और यहाँ के जो ताना बना समाज की ताना बना थे उसको कैसे लोग प्रभावित किए, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।